देखिए आज टॉपिक जो है हम जो है वैदिक युग या वैदिक सभ्यता करेंगे जो देखिए मतलब जो है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023, यूपी पीसीएस परीक्षा 2023, हरियाणा सिविल सर्विस व अन्य राज्यों पीसीएस की जो परीक्षा मई जून जुलाई में आयोजित होगी उसके लिए जो है टारगेटेड हमारा जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसके अंतर्गत देखिए टॉपिक है आज हमारा वैदिक एज। अब वैदिक एज में देखिए हम जो है जितने भी मतलब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन उसके साथ विश्लेषण सहित इसको करेंगे। चलिए देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है। गेरु वर्णिम मर्दभांड, काले एवं लाल मर्दभांड, चित्रित धूसर मर्दभांड, उत्तरकाली पालिश वाले मर्दभांड। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें देखिए चित्रित धूसर भांड जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वैदिक कालीन संस्कृति का जो विवरण है वो ऋग्वेद के अतिरिक्त वाजस्नेय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी मिलता है। मतलब कौन से, एक तो ऋग्वेद में तो है ही है, दूसरा वाजस्नेय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी मिलता है। इस काल की मिट्टी के जो विशिष्ट प्रकार के धूसर चित्रित भांड जो थे या मर्दभांड थे, कुलाल चक्रों, चारों या स्वर्णकार, मणिकार, धोबीकार, लोहार आदि का विवरण वाजस्नेय संहिता में मिलता है। तो इसका मतलब देखिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी का मतलब समझिए आप जो है ये हमारा सी आंसर है, चित्रित धूसर भांड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ताम्र संचय का संबंध है। अब ताम्र संचय का जो संबंध है देखिए हमारा जो है चमकीले काले मर्दभांड से, गैरिक मर्दभांड से, काले और लाल मर्दभांड से या चित्रित धूसर मर्दभांड से। अब इसमें देखिए आपका बनेंगे काले और लाल मर्दभांड यानी कि सी से बनेंगे इस विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में रहते एग्जाम में रहते हैं, देख लीजिए इसको, ठीक है नहीं। अगर हम देखें जो है ताम्र संचय का संबंध है वो जो है काले एवं लाल मर्दभांड से है, यानी ताम्र का संचय का मतलब समझिए जो गंगा युमीन यानी गंगा यमुना दोआब से संबंधित है। मतलब जो है ताम्र संचय का जो संबंध है वो काले लाल मर्दभांड से है जो मतलब जो है गंगा यमुना के दबाव से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए हमारा जो है यानी कि मतलब गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोग के भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए वही मैंने बताया आपको चित्रित धूसर मर्दभांड से जो है, यानी कि बी इसका आंसर बनेगा जो है। अब देखिए अगर हम जो है इसकी बात करते हैं चित्रित धूसर मर्दभांड की, गंगा यमुना घाटी के उत्तरकालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी चित्रित धूसर भांड से प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए ये मर्दभांड जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि जगह से मिले हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व के नीचे की ओर पीठासीन है परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में मिलता है। अब देखिए इसको देखिए आप जो है ये देखिए मतलब देखिए एक थोड़ी कोटेशन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेमोराइज करनी पड़ेगी इनको। देखिए ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व के नीचे की ओर पीठासीन है परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। उल्लेख निम्नलिखित किसमें। देखिए अब इसकी अगर हम बात करते हैं ये बनेगा हमारा शतपथ ब्राह्मण में, यानी ए आंसर बनेगा इसका जो है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण में ने राजा पर निर्भर होते हुए भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना है, यानी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत देखिए यानी राजा पर डिपेंड है और फिर भी राजा से मतलब यह श्रेष्ठ माना गया है ब्राह्मण को। यह राजा की शक्ति का आधार
ब्राह्मण को ही मानते हैं। इन राजा जितना स्ट्रोंग होगा, जितना कुछ होगा, जो हमारा सतपथ ब्राह्मण है उसका जो आधार जो है वो ब्राह्मण ही है। ये मान्यता हमारी सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए 10 राग युद्ध के विजेता सुदास किस जन से संबंधित थे? यानी देखिए बहुत फेमस युद्ध हुआ 10 राग युद्ध जो है। अब इसमें पूछ रहे हैं जो विजेता सुदास थे वो किस जाति से संबंधित थे? वो थे भरत वंश से संबंधित थे। यानी कि माना जाए 10 राग युद्ध जिसके विजेता सुदास जो थे वो भरत जन से संबंधित थे। अब देखिए यहां पर जो है 10 राग युद्ध जो था पुरुषनी मतलब रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें ऋषि विश्वामित्र ने 10 राजाओं के एक संघ बनाकर भरत जन के राजा सुदास पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें सुदास विजयी रहा था। और 10 राजा के संघ के युद्ध में यदु, पुरु, तुर्वश, अनु, अकिन, पक्के, दृश्यो, शिव, विषाणी, भल्लामन, मानस आदि जन सम्मिलित थे। मैंने कहा देखिए मतलब 10 राग में एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कौन कौन थे। देखिए यदु, पुरु, तुर्वश, अनु, अकिन, पक्त, द्रह्यो, शिव, विषाणी, भल, मानस आदि जन शामिल थे, जिनको हराकर भरत जन के जो राजा थे सुदास ने मतलब जो है विजेता प्राप्त की। अब नेक्स्ट देखिए हमारा सूची का मिलान करिए। देखिए इसमें मिलान में देखिए आप जो है, अब ये मिलान के अंतर्गत देखा जाए तो हम जो है ये थोड़ा सा देखिए मैंने कहा थोड़ा सा मतलब जो है टिपिकल से बनते हैं जो है। फिर भी देखिए मैंने कहा था आपको सबसे पहले जब सुधार ये मिलान वाले होते हैं तो उसमें ए बी सी लिख लो पहले, जैसे ए बी सी और डी। अब देखिए इसको मिलाने का देखिए तरीका क्या है हमारा। देखिए कुरु जो संबंधित थे वो थे पाटलिपुत्र यानी कि 4 सॉरी इंद्रप्रस्थ। कुरु जो इंद्रप्रस्थ ए का मतलब 4। उसके बाद देखिए हमारे जो है कौशल जो थे वो अयोध्या के थे, ये 3। और उसके बाद देखिए हमारा वत्स जो थे वो कौशांबी के थे, ए। और मगध जो था, मगध जो थे वे राजगृह यानी 2 से संबंधित। ये देखिए इसमें जो ऑप्शन बन रहा है आपका 4 3 1 2। अब ये बनेगा देखिए में 4 3 1 2, ये आंसर बन जाता है हमारा डी, यानी इसका डी आंसर बन जाता है। तो आंसर हमारा ये डी हो गया है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में जनपद वाई अनेक शब्द मिलते हैं। राजन्य वर्ग से संबंध अनेक जनों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्न में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है? मतलब एक शब्द बताना जो ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए जो है इसमें देखिए गोविष्ठ, संगव, यव, स्वसम। अब देखिए इसमें जो युद्ध के लिए हुआ वो है गोविष्ठ, यानी ए आंसर इसमें है, इसका ए बनेगा। देखिए अब देखिए ऋग्वैदिक काल में तत्कालीन युद्धों का प्रमुख कारण एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने की कामना के साथ पशुधन प्राप्ति भी था। ठीक है, मैंने गोविष्ठ में पशुधन की बात हो रही है। उस काल में पशुधन की प्राप्ति के लिए युद्ध इतने सामान्य थे कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए गोविष्ठी शब्द का प्रयोग मिलता है। मतलब जो है गोविष्ठ मतलब गाय का मिल है, पशुधन की बात करते हैं उसके लिए भी अक्सर युद्ध होते रहते थे। तो ऋग्वेद में मतलब जो है ऋग्वेद में युद्ध के जो शब्द है गोविष्ठ मतलब गाय का चुराने वाला, गाय पर अधिकार मतलब जो है प्रभुत्व लेने वाला, यानी गायों के लिए भी मतलब जो है युद्ध होते थे। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक सभाएं थी? अब वैदिक सभाएं में देखिए हमारा जो है ये देखिए हमारा सभा, विदत, समिति, परिषद। अब देखिए उस समय जो वैदिक काल में जो है वैदिक काल में जो है सभा जो थी इसमें देखिए एक तो थी हमारी जो है सभा, दूसरी थी हमारी विदत समिति, यानी ये भी थी, ये भी थी और ये भी थी। परिषद नहीं थी। मतलब देखिए इसका आंसर सी बन जाता है, ये आंसर रहता है इसका सी।
अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए वैदिक काल में विद्वत सभा समिति और आम जनों एवं विद्वानों की परिषद थी। मतलब ध्यान दीजिए आप जो है एक बार, वैदिक काल में जो विद्वत सभा समिति, ये आम आदमी जनरल लोग जिसे कहते हैं, उनकी एक परिषद थी जिसमें सामाजिक आर्थिक धार्मिक मामलों की चर्चा होती थी। ठीक है, सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था और अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां भी थी, इनको कहा गया है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग ले सकते थे, इसमें सभा और समिति। मतलब समझिए आप जो है, वैदिक काल में विदित सभा समिति आम जनों की परिषद थी जिसमें सामाजिक आर्थिक और मतलब जो है धार्मिक मामलों की चर्चा होती थी। वहीं पर सभा समिति राजा के नियंत्रण में होती थी। उसी के बाद अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहकर मतलब जो है कहा गया है इसमें जो है, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते थे या दोनों भाग लेते थे। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से किस एक अन्य 3 से गुणात्मक भिन्नता है, मतलब अन्य 3 से भिन्न बताना आपको जो है। अब उसमें देखिए आप जो है, यानी कि इन्होंने एक से भिन्न गुणार्थक है, सभा, नगरम, भुक्ति, उर। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो बनेगा आंसर वो बनेगा हमारा भुक्ति यानी कि सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए हम जो है सभा, नगरम, उर, आम जनता की सभा थी, यानी कौन कौन सी सभा, नगरम, उर। गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति जो है प्रांत को कहा गया है और जिसे भी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी। यानी समझिए जो है, ये तो जो है सभा है, सभा नगरम समिति ये आम जनों की सभा है या परिषद है, पर यहां पर भुक्ति जो है प्रांत को कहा गया है, तो इसलिए से भिन्न पड़ गए यहां से जो है देखिए जो है, क्योंकि मतलब जो है गुप्त काल में एक देखेगा मतलब जो है गुप्तकालीन प्रशासन में भुक्ति जो है प्रांत को कहा गया है और जिसके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी। इसका आंसर सी बन गया। नेक्स्ट अब देखिए फिर इसमें मिलान करिए आप जो है, मिलान में देखिए हमारा जो है, इनमें देखिए पहले भी ABC लिख लीजिए, ABC और D। अब देखिए इसमें जो है भाग जो होता था वो होता था राजा का भाग, यानी कि 2, यानी A का है 2। द्रुम, द्रुम जो देखिए हमारा जो है वो था हमारा मतलब जो है मुद्रा, द्रुम का नाम मुद्रा है, ये बनेगा हमारे B का 3। देखिए अब है, अच्छा उसके बाद देखिए हमारा जो है निवर्तन, निवर्तन जो बनेगा हमारा वो बनेगा माप है, ये भूमाप की इकाई है, ये बनेगी हमारा 5। उसके बाद देखिए विष्टि, विष्टि है मतलब जो है रेखीय माप, ये बनेगा हमारा 1, यानी कि ऑप्शन बन गया है हमारा 2, 3, 5, 1। अब इसमें आंसर हमारा 2, 3, 5 ये आया हमारा ए में जो है, इसका आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, यानी ये पूर्व वैदिक काल की बात हो रही है, इसमें कोई नियमित कर नहीं था। देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए आप जो है, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, सरकार का व्यय अल्प था, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, लोग भूमि पर कर देने के आदि नहीं थे। अब देखिए यहां पर देखिए वैदिक पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक काल से पहले की बात हो रही है, नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बैठे, क्योंकि उस समय जो जीवन जो था लोगों का घुमक्कड़ जीवन था, आखेटक जीवन था, सीधी बात है। और जब घुमक्कड़ जीवन जब अस्थायी नहीं तो फिर टैक्स देने की तो बात ही नहीं बनती जो है, तो इसलिए मेरा इसका आंसर बनेगा हमारा जो है ये ए आंसर बन जाएगा हमारा। अब यहीं पर अगर बात करते हैं जो है
अब इसके जो कि मतलब जो है पूर्व वैदिक काल में लोगों की जो आर्थिक जीवन का आधार जो था वो या तो पशुपालन था या फिर शिकार करना या आर्किटेक्ट पर निर्भर था। खाना बदोश जीवन जीने के कारण ही कोई भी यहाँ पर टैक्स देने की बात नहीं बनती है। अब इसमें देखें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल का लक्षण है। अब उत्तर वैदिक काल का लक्षण बताना है आपको जो है, जंगलों में या जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना था, बिल्कुल ठीक है। लोहा उपकरण का निर्माण, ये भी ठीक है। ऋतुओं का ज्ञान, ये भी देखिए मतलब जो है सही। बड़े पैमाने पर सिंचाई, देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो है यहां पर जो है बड़े पैमाने सिंचाई का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि मतलब जो है ये बारिश पर निर्भर करते, तो इसमें यह है हमारे तीनों बन जाते हैं, ये भी और ये भी। इसका आंसर बन जाता है हमारा ये आंसर बन जाता है। अब हम देखते हैं और हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित वैदिक काल विषय की जानकारी होती है ब्राह्मण ग्रंथ में। और कृषि के लिए जंगलों को जलाकर भूमि को खाली किया जाता है, भूमि योग्य बनाया जाता था। लोहे के आविष्कार से जो है काष्ठ की जगह जो है लोहे का फाल हलों आदि का प्रयोग होने लगा। जब आदि का फल होने लगा तो हमारे पास मतलब जो है कृषि का क्षेत्र बढ़ने लगा। जब कृषि का क्षेत्र बढ़ने लगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा तो हमारा सरप्लस की खेती भी यहां से प्रारंभ शुरू हो जाती है। अब इसी के देखें मतलब जैसे मेरे से लोहे के आविष्कार से खेती करना आसान हो गया, जुताई करना आसान हो गया, तो इसलिए मतलब जो है ये क्रांतिकारी बात करते हैं यहाँ पर लोहे कालीन के आविष्कार के बाद। और एक दूसरे देखिए वहां कौशतकी ग्रंथ के अनुसार मासिक कर्मकांड और कृषि ऋतु के अनुसार भी किए जाते थे। यानी जो मासिक कर्मकांड होते हैं वो कृषि ऋतु के अनुसार किए जाते थे। और फसल की सिंचाई के साधन तालाब या कूप थे, मतलब बड़े पैमाने पर नहीं थे पर तालाब या कूप से, जैसे रहट से इनसे चलते इस तरह चलता है। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा ऋग्वेद में उल्लेखित शतुद्री है मतलब है। अब देखिए इसमें ऋग्वेद में शतुद्री का मतलब समझिए आप एक तरह से जो है वधु का व्यंजन शब्द, एक नदी का नाम, सूरा बनाने का प्रयुक्त होने वाला एक पादप, एक यज्ञ पशु। इसमें देखिए एक नदी का नाम है शतुद्री जो है। अब देखिए वैदिक काल में प्राचीनतम और प्रथम वेद ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का घोतक है। वहीं पर देखिए नदियों के नाम जैसे मान लिया सुवास्तु स्वात को कहा गया है, वितस्ता झेलम को कहा गया है, सिंधु कहा गया है, अस्कनी चिनाब का नाम कहा गया है, शतुद्री सतलुज नदी का नाम था। शतुद्री जो था ये सतलुज नदी थी नदी है। अब इसमें आंसर देखिए एक बार नदी थी जो है। और उसी प्रकार विपाशा व्यास, दुरुस्दती घग्गर, पुरुषणी रावी, गंगा और यमुना का वर्णन भी मिलता है। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा बी, या हमारा बी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए इसको फिर मिलान करना है इन दिन से। देखिए अब जो है अब मिलान के अंतर्गत देखिए हमारा जो है ये बनेगा। देखिए हमारा मैंने पहले कहा कि इसको ए बी सी लिख लीजिए आप, ये भी ए बी सी डी। अब देखिए हमारा देखिए मतलब जो है सरस्वती ज्योति घग्गर हाकरा यानी कि 5, ए का हमारा 5। उसके बाद देखिए पुरुषणी हमारी जो है वो है झेलम यानी कि 4। उसके बाद देखिए हमारे जो है एक मिनट नहीं, पुरुषणी जो है वो रावी है, मतलब पुरुषणी का मतलब है वो रावी है। हमने थोड़ा सा कर दिया। पुरुषणी जो है हमारे देखिए वो रावी को कहा गया है, उसके मामले 1। उसके बाद देखिए सतलुज हमारे सतलुज को कहा गया है, ये बन जाता है हमारा 3। उसके बाद देखिए विपाशा कहा गया है हमारा व्यास को कहा गया है, ये बनेगा 2। यानी कि 5 1 3 2 5 1 3 2 यह हमारा बी आंसर हमारा बन जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया हमारा बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए मतलब ये है
सरस्वती ऋग्वेद की सबसे शक्तिशाली नदी थी, पर यह एक जगह दिखती थी और दूसरी जगह नहीं दिखती थी। मतलब सरस्वती की बात है, देखिए मतलब जो है इसको जो है बहुत ही मतलब जो है शक्तिशाली या पवित्र नदी भी माना गया है ऋग्वेद में। देखिए तो एक जगह दिखती दूसरी जगह नहीं दिखती थी, इसका मतलब जो है इसका आंसर देखिए हमारा ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें सही सुमेलित बताना है आपको। देखिए आप जो है निम्न में से मतलब जो है चतुर्वर्णीय 4 आश्रम, शूद्र 3 वर्णों की सेवा, धर्मशास्त्र धर्म और दर्शन संबंधी कृत्य। अब इसमें हमें जो है सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान देखना, यस पे नहीं देखना हमें, क्योंकि गलती करते हैं आप जो है। अब आप देख रहे सुमेलित कौन सा उसे बना देते हैं आप जो है। अब देखिए इसमें जो है ये आंसर बनेगा, देखिए इसमें चतुर्वर्णीय 4 आश्रम। देखिए 4 आश्रम अलग है और चतुर्वर्णीय अलग है, वर्ण अलग होता है, सीधी बात। इसका हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए शूद्र 3 वर्णों की सेवा देखिए। अब देखिए शूद्र को जो है अगर हम बात करें पुरुष सूक्त में देखते हैं, यहाँ पर शूद्र का ऋग्वेद के जो 10वें मंडल पुरुष सूक्त है उसमें शूद्र का उल्लेख आता है प्रथम बार जो है। अब शूद्र कहा गया 3 वर्णों की जो है सेवा करने की बात है, ये भी सही है। उसके बाद धर्म शास्त्र धर्म और दर्शन संबंधी कृत्य, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हम बात करते हैं, देखिए अब जो चतुर्वर्ण वर्ण कौन कौन से देखे वहां, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 वर्ण है या चतुर्वर्ण है। इन 4 आश्रमों में संपूर्ण मानव जीवन को बांटा गया है, परंतु चतुर्वर्ण संपूर्ण समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं चतुर्वर्ण की बात करते हैं मतलब ब्रह्मचर्य की बात करें, ये सारे हमारे 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये तो हमारे 4 आश्रम हो जाते हैं। और वर्ण चतुर्वर्ण क्या करते हैं, जो समाज के संपूर्ण समाज को बांटता है, कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसलिए मतलब ये रॉन्ग है, आंसर बनेगा ए आपका जो है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? अब देखिए प्रतिलोम यहां 2 तरह के हैं, अनुलोम प्रलोम। अब देखिए प्रतिलोम जिसमें देखिए प्रतिलोम का देखिए हमें जो है शूद्र लड़के और वैसे लड़के। देखिए प्रतिलोम होता क्या? प्रतिलोम विवाह सीधी बात देखिए, जिसमें जो है लड़की का वर्ण ऊंचा होता है, लड़के का वर्ण नीचा होता है, मतलब समझ लड़का नीचे लड़की ऊपर, तो ये प्रतिलोम विवाह हो गया, प्रतिलोम आ गया सीधी बात। वहीं पर अनुलोम जो है, अनुलोम में क्या है कि मतलब लड़का ऊंचा लड़की नीचे वर्ण की जो है, ये अनुलोम विवाह की बात आ रही। तो यहां पर पूछा गया है कि प्रतिलोम विवाह क्या है। अब देखिए यहां पर जो है ब्राह्मण लड़के क्षत्रिय लड़की, देखिए ये तो है, ये तो अनुलोम विवाह हो गया। उसी के बाद वैश्य लड़की वैश्य लड़का शूद्र लड़की, ये भी अनुलोम विवाह हो गया, क्योंकि यहां भी लड़की का वर्ण नीचा है। ब्राह्मण लड़का और शूद्र लड़की, ये भी देखे अनुलोम हो गया। शूद्र लड़का और वैश्य लड़की, ये अनुलोम हो गया, प्रतिलोम हो गया। आंसर बन गया हमारा डी। देखिए अब देखिए मैंने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? अब इनमें जो है हमें सही बताना आपको। देखिए प्रकृति पूजा, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा तो थीम देखो इसलिए भी हट जाता है हमारा। उसके बाद देखिए ग्राम्य, पशुचरणिक, राजतंत्रीय, ये ऋग्वैदिक संस्कृति का बता रहा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ग्राम्य, पशुचरणिक और राजतंत्रीय। वस्तु विनिमय पद्धति, सती प्रथा, सती प्रथा नहीं तो ये हट जाता है इसलिए मतलब ये है। उसके बाद मातृतंत्र, एक विवाह प्रथा, रक्षात्मक शास्त्र, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर बनता है हमारा बी, ग्राम्य, पशुचरणिक और राजतंत्रीय। ये हमारा विषय सही है, ऋग्वेद के काल की बात होती है। अब देखिए अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, उसका व्यवसाय था पशुपालन, घुमक्कड़ आर्किटेक्ट जीवन था जी, और राजतंत्रीय शासन भी व्यवस्था थी, तो इसका आंसर हमारा
बी बन गया। देखिए नेक्स्ट, जाति का लक्षण नहीं है। देखिए इसमें जाति का लक्षण बताना है। इसमें देखिए आपका अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्या, अनुवंशिकता। देखिए इसमें सी बनेगा साम्य, ये हमारा सी आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब यह साम्य को छोड़कर अन्य तीन, अंतर्विवाह, श्रम विभाजन और अनुवंशिकता, ठीक है, इनके जो है मतलब जो है जाति के विशेष लक्षण है। आप देखिए साम्य इसमें शामिल नहीं है, इसका आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, वर्ण संस्कार, वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले बार मिलती है, यानी वर्ण संकर की बात हो रही है यहां पर जो है सबसे पहले मिलती है। देखिए हमारा ब्राह्मणों में उपनिषद में, या फिर हम बात करते हैं धर्म सूत्रों में, या फिर स्मृतियों में। देखिए इसे मिलती है स्मृतियों में, स्मृतियां यानी डी। अब देखिए आप जो है देखिए वर्ण संकर की जो कल्पना है स्मृतियों में मिलती है, इसमें जो है कोई डाउट नहीं किसी तरह का भी जो है, आगे बढ़िया जो है। नेक्स्ट, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। देखो पुरुष ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त की बात आ रही है यहां पर जो है। अब इसमें देखिए आप जो है गलत बताना है, यह ऋग्वेद का 7वें मंडल आया नहीं, ये 10वें मंडल की बात है, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसमें ब्राह्मण को आज पुरुष के मुख से निःशक्त होने का उल्लेख है, बिल्कुल ब्राह्मण जो है मोक्ष निकला, बिल्कुल सही है। यह श्रेणीबद्ध का उल्लेख प्रकट करता है, यह भी ठीक है। उसके बाद देखिए यह उस साम्य उद्भूत होती है, सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। देखिए इसमें जो रॉन्ग है, गलत बताना है, वो हमारा ए आंसर की बात करती है। अब देखिए इसमें देखिए अगर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आदि पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जैसे मुख से ब्राह्मण की बात करते हैं, बाजुओं से क्षत्रिय की बात करते हैं, और यहां से मतलब जो है वैश्य की बात करते हैं, और पैरों से शूद्र की बात करते हैं। मतलब जो है शूद्र जो है इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए पैदा हुआ, ये ऋग्वेद के बताया गया। नेक्स्ट